मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस पे स्वागत है। आप सभी हेपेटाइटिस बी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, ये मुझे अच्छे से पता है। इसके बारे में बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी झूठी अफवाहें हैं कि ये कभी ठीक हो सकती है या फिर नहीं। ये सभी क्वेश्चंस आपके दिमाग में ज़रूर आते होंगे और जो स्टूडेंट्स देखते हैं वो ये समझते होंगे कि ये बहुत टफ टॉपिक्स है और ये रियलिटी में कुछ और होता है और बुक्स में कुछ और होता है। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। रियलिटी में कुछ और होता है और बुक्स में कुछ और होता है। मतलब रियलिटी में लोग कुछ और समझते हैं और रियल बात इसका कुछ और है। तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने क्लासरूम की तरफ। अब हम ये समझेंगे कि हेपेटाइटिस बी क्या होता है। इसके बारे में हम इस लेक्चर में अच्छे से नॉलेज गेन करने वाले हैं। नॉलेज गेन आप भी करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप भी करेंगे, और अगर आप एक नॉर्मल आदमी है जो इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि आपके घर में भी कोई ना कोई होगा जिसको हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम होगी। तो हेपेटाइटिस बी क्या होता है, इसके बारे में भ्रम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हेपेटाइटिस बी में आपने अक्सर सुना होगा कि खून में इन्फेक्शन हो जाता है। डॉक्टर बोलते हैं ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, ब्लड में वायरस आ गई है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि ब्लड में वायरस आती है। लेकिन हमने ए में पढ़ा था, हेपेटाइटिस ए में, कि लीवर में सूजन हो जाती है। लीवर कहाँ पर होती है? ये हुई हमारी इसोफेगस, मतलब खाना जहाँ से हम खाते हैं, तो आहार नली। ये हुई हमारी स्टमक, पेट। इसके बाद यहाँ बगल में लीवर होता है। तो लीवर हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है, पाचन क्रिया में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, डाइजेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है हेपेटाइटिस ए में। तो आप ये मत समझिए कि हेपेटाइटिस बी में लीवर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेपेटाइटिस बी में भी लीवर में प्रॉब्लम आएगी। कैसे? पहले ये क्या करेगा? पहले ये ब्लड को इन्फेक्टेड करेगा, ये वायरस। मतलब इसको हम सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। हेपेटाइटिस का क्या मतलब होता है? हिपैटिक का मतलब होता है लीवर। मतलब मेडिकल टर्म में हम हिपैटिक किसको बोलते हैं? लीवर को बोलते हैं। तो लीवर में प्रॉब्लम होगा, लेकिन लीवर में प्रॉब्लम करने से पहले हेपेटाइटिस बी में ब्लड में इन्फेक्शन होता है, ब्लड में वो वायरस आ जाती है। अब ब्लड में वायरस कैसे आती है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा, और वो जब ब्लड लीवर तक पहुँचेगी तो लीवर में भी इन्फेक्शन हो जाएगा, और फिर वो जो वायरस है वो लीवर में पहुँचने के बाद अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देंगे। जब अपनी संख्या को बढ़ाना जब शुरू कर देंगे तो ये क्या होंगे? ये बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे और पूरे लीवर को खराब करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी। स्पेलिंग क्या होती है? LIVER, लीवर, CIRRHOSIS। लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें क्या होता है कि लीवर में छोटे छोटे दाने टाइप के होने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस। लीवर फेल भी हो सकता है अगर गंभीर कंडीशन हो गई हो, या फिर लीवर में कैंसर भी हो सकता है हेपेटाइटिस बी के वायरस के कारण। ठीक है, तो ये हम समझ गए कि लीवर में कैसे आएगी। पहले ब्लड को इन्फेक्टेड करेगी, उसके बाद ये वायरस लीवर को इन्फेक्टेड करेगी। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि ये जो कंडीशन होती है हेपेटाइटिस बी की, क्योंकि ब्लड में वायरस है तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर कंडीशन होती है। हेपेटाइटिस ए से खतरनाक कंडीशन होती है। अब खतरनाक कंडीशन होती है तो इसमें दो टाइप की कंडीशन होती है, दो टाइप की स्थिति होती है। एक तो एक्यूट और दूसरा क्रॉनिक। ठीक है, एक्यूट का मतलब है कि आप बहुत हेल्दी पर्सन है और आपको कहीं से इन्फेक्शन लग गया और अचानक से आपके अंदर वो वायरस ग्रो करना स्टार्ट हो गई। वो वायरस अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया, वो स्ट्रांग होना स्टार्ट कर दिया और ब्लड को इन्फेक्टेड, संक्रमित करना शुरू कर दिया। दूसरा क्या होता है कि आपको इन्फेक्शन बहुत लंबे समय से है, मतलब आपको अभी इन्फेक्शन लगा है और वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ है। वो वायरस, आप इलाज भी करवा रहे हैं तो वो वायरस ठीक ही नहीं हो रहा है, वो बहुत लंबे टाइम से आपके शरीर में है। ठीक है, तो ये दो टाइप की कंडीशन होती है और दोनों टाइप में इलाज किस तरह से किया जाता है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम ये देखने से पहले हम ये जान लें कि आखिर हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है हमारे शरीर में आ कैसे जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे मेडिकल टर्म में? कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस बी। मतलब कारण क्या क्या होते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के होने के। ठीक है, कैसे आएगा? पहली बात तो ये कि ये ब्लड से आएगा, इन्फेक्टेड पर्सन के, मतलब जो संक्रमित व्यक्ति होगा उसके खून से हमारे खून में आ जाएगा। अब उसके खून से हमारे खून में कैसे आएगा ये आप भी सोच रहे होंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, ठीक है, इन्फेक्टेड व्यक्ति है और उसका एक्सीडेंट हो गया है और आप गए उसको उठाने के लिए। ठीक, आप उसको उठाने के लिए गए और मान लीजिए कि आपका छोटा सा कट लगा हुआ है यहाँ पे फिंगर पे, और आपने उठाया, वो जो उसका खून है आपके इस कट वाले पोर्शन पे, इस कट वाले पार्ट में टच हो गया हाथ में, उस कट के माध्यम से अंदर चली गई। इससे क्या होगा? वो संक्रमित व्यक्ति वायरस को
ट्रांसफ़र कर दिया आपके बॉडी में, ठीक है। पहला बात तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा कि अगर आप नॉर्मल आपको कट नहीं भी लगा है, ठीक है, तो आपके ऊपर आपने उसको उठाया, आपके ऊपर आ गई बैक्टीरिया, अगर आप अच्छे से हाथ नहीं धोएंगे तो क्या होगा, तो वो जो वायरस है वो 7 दिनों तक आपके हाथ के ऊपर जिंदा रह सकता है। हेपेटाइटिस बी का वायरस, ठीक है, आपने हाथ नहीं धोया और आपने खाना खा लिया तो क्या हुआ, तो उससे आपके चला गया मुंह के अंदर और वो वायरस फिर धीरे धीरे करके आपके ब्लड में भी खाने के साथ साथ मिक्स हो गया, ऐसे हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। इसका मतलब है कि खाने के माध्यम से गया, उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि खाने के माध्यम से जब गया तो हमारे ब्लड में कैसे मिक्स हो गया। देखिए, जो सलाइवा होता है, जो लार होता है, ये वायरस वहाँ भी रहता है और लार के माध्यम से भी ये वायरस बॉडी में फैलता है। यहाँ तक कि ये वायरस सीमेन, जो कि सेक्स करने के बाद वाइट कलर का निकलता है पेनिस से, उसके माध्यम से भी फैलता है और वेजाइनल सिक्रेशन, जो वेजाइना से जो हल्की सी पानी की तरह निकलती है पदार्थ, उसके माध्यम से भी फैलता है, ठीक है, और लार से भी फैलता है। लेकिन इन सभी में उस वायरस की जो मात्रा होती है, उस वायरस की जो अमाउंट होती है वो कम होती है ब्लड की अपेक्षा। ब्लड में ज़्यादा होगी और इन सभी में कम होगी, लेकिन फैलता तो ये सभी से भी है। मतलब अगर आप इन्फेक्टेड व्यक्ति का, अगर आप सलाइवा, उसका सलाइवा डायरेक्ट आपके मुंह में जाता है तो ये इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये मल में भी होता है, क्या ये थूक में भी होता है, क्या ये आंसू में भी होता है, क्या ये यूरिन में भी होता है, पसीना और जो नाक से पानी निकलता है क्या उसमें भी होता है। नहीं, ये उसमें नहीं होता है, ये उससे नहीं फैलता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि फीसेस, स्पूटम, टीयर्स मतलब आंसू, यूरिन मतलब मूत्र, स्वेट मतलब पसीना, नेजल सिक्रेशन मतलब जो नाक से पानी निकलता है वो, इन सभी से नहीं फैलता है, लेकिन ये सलाइवा से फैल सकता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो मैंने बता दिया आपको कि ब्लड से फैलेगी, दूसरी इन सभी चीज़ों से फैलेगी हेपेटाइटिस बी का वायरस। और तीसरा क्या होता है, पैरेंट्रल, मतलब अगर आप इंजेक्शन लेते हैं और वो इंजेक्शन इन्फेक्टेड हो, संक्रमित हो, आप अगर किसी का यूज़ किया हुआ इंजेक्शन लेते हैं तो उससे हो सकती है। सेक्सुअल रूट, मतलब जिस व्यक्ति को ये वायरस है उसके सेक्सुअल पार्ट में भी ये वायरस होगी तो क्या होगा, उसके साथ सेक्स करने की वजह से भी आपके बॉडी में ये वायरस आ सकती है। इसके बाद देखते हैं हम पैरेंट्रल होमोसेक्सुअल मैन। इसका मतलब होता है कि एक औरत एक आदमी के साथ नॉर्मली अट्रैक्ट होता है, लेकिन कई जो मर्द होते हैं वो एक पुरुष दूसरे पुरुष के प्रति ही अट्रैक्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं होमोसेक्सुअल मैन, ठीक है। तो जब दोनों आपस में जब फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, संबंध बनाते हैं, तो उनमें भी ये वायरस डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं और अगर एक पुरुष को है तो वो दूसरे पुरुष में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है, हेपेटाइटिस बी का वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इंट्रावेनस ड्रग यूज़र, इसका मतलब है कि जो पेशेंट को हॉस्पिटल में बार बार इंजेक्शन के थ्रू ही मेडिसिन दिया जाता है, दवाई दी जाती है, उनके बॉडी में ये वायरस, कौन सी, हेपेटाइटिस बी की वायरस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर वर्कर्स, जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, जाहिर सी बात है कि कोई भी वायरस हो, हेपेटाइटिस बी की बात नहीं हो रही, कोई भी वायरस उनके बॉडी में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हेपेटाइटिस बी की अगर स्थिति देखें तो उनके भी होने के चांसेस, जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा इनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कौन से, वायरस के, बैक्टीरिया के, अदर जो भी चीज़ें हैं, अदर जो भी बीमारी है उनको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बीमारी है, बहुत गंभीर बीमारी है, जिससे उसका पूरा ब्लड क्या हो गया है, इन्फेक्टेड हो गया है, संक्रमित हो गया। अब ब्लड संक्रमित हो गया है, ब्लड में है बीमारी, तो क्या होगा, तो डॉक्टर उनको बोलेंगे कि आप ब्लड को चेंज कीजिए, ठीक है। जब ब्लड चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो बार बार अगर ऐसी स्थिति बनती है कि ब्लड चेंज किया जाता है किसी एक व्यक्ति का, तो उसके बॉडी में वायरस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही बन जाते हैं, ठीक है। अब नोट में हम क्या देखेंगे, नोट में हम ये देखेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, हमने समझ लिया कि वायरस किस तरह से हमारे बॉडी में आ सकती है और वायरस आने का क्या कारण है, ठीक है। अब हम देखते हैं, आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि क्या अगर हम उस संक्रमित व्यक्ति से मिलेंगे दूर से ही, ठीक है, क्या वो जो बर्तन में खाना खाएगा फिर उसे साफ करके अगर फिर हम खाएंगे क्या तब, या फिर जो खाना हम खाते हैं और उसको वो हाथ से उठा लिया, या फिर जो हम पानी पीते हैं उसमें से अगर वो अलग ग्लास में उससे अगर पानी पी लिया तो क्या हमें भी वो वायरस हो जाएगा।
हमें भी वो वायरस संक्रमित कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप उस संक्रमित व्यक्ति से मिलते हैं नॉर्मली, दूर से ही, ठीक है, मतलब कैजुअल कॉन्टेक्ट, अगर आप उसको हग भी करते हैं, गले भी लगाते हैं, या फिर आप शेयर करते हैं ईटिंग यूटेंसिल्स, का मतलब होता है बर्तन, खाना खाने वाला बर्तन, लेकिन कब? जब वो बर्तन खा चुका हो और फिर उस बर्तन को आपने, जब उस संक्रमित व्यक्ति ने खा लिया हो और उस बर्तन को आपने साफ कर लिया हो, तब ऐसी स्थिति में, या फिर जो खाना आप बनाते हैं उसमें से अगर आप उसको भी देते हैं और आप अलग प्लेट में खाते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो वायरस है वो आपको संक्रमित नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ नोट करने वाली बात है, ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया है यूपीएससी जो स्टाफ नर्स का इस साल जो आया क्वेश्चन पेपर, उसमें मैंने जो लेक्चर लिए थे कौन से टॉपिक्स पे, एपिस्पेडियसिस और मैंने एक क्रिप्टोर्किज्म के टॉपिक पे, और एक मैंने एक और कुछ था, अभी मुझे याद नहीं है। तो इन तीनों टॉपिक पे उस क्वेश्चन में यूपीएससी 2022 के क्वेश्चन में ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो आप जा करके इसको देख सकते हैं। मतलब जो भी मेडिकल स्टूडेंट है, अगर उनको एग्जाम्स क्रैक करने हैं तो आप जा करके उसको देख सकते हैं। और टेलीग्राम में मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर का जो PDF है वो मैंने शेयर कर दिया है, तो आप जा करके वहाँ से भी डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए आते हैं हम ये टॉपिक पे। तो हेपेटाइटिस बी होने का क्या क्या रिस्क फैक्टर है? रिस्क फैक्टर का मतलब कि और कौन सी स्थिति होती है जिससे ये हमारे बॉडी में आ जाता है, उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट में रहेंगे किसी संक्रमित व्यक्ति के, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब अगर आप सेक्स करेंगे उस संक्रमित व्यक्ति के साथ जिसमें संक्रमण पहले से है, तो आपके बॉडी में वो वायरस ज़रूर से ज़रूर आ जाएगी, ठीक है। आपको भी हो जाएगी। सेक्सुअल कांटेक्ट विद मल्टीपल पार्टनर्स, अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ अगर आप सेक्स करते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं, तो आपके बॉडी में भी वो वायरस आएगी। मेल होमोसेक्सुअल कांटेक्ट, मतलब कोई आदमी से अट्रैक्ट होता है तो उसके साथ भी अगर सेक्स करता है तो उस कंडीशन में भी आ जाती है। इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज़, मतलब बहुत ज़्यादा, पहली बात तो ये कि अगर आप पेशेंट हैं और आपके नसों में बहुत ज़्यादा मेडिसिन दी जा रही है और सेम इंजेक्शन से दी जा रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज़। तो इस स्थिति में भी वायरस आपके बॉडी में आ सकती है। अब आपने ये समझ लिया कि रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी स्थिति होती है जिनमें हेपेटाइटिस बी होने के कंडीशन चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये तो समझ लिया। अब हम इसके पैथोफिजियोलॉजी को समझेंगे। पैथोफिजियोलॉजी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि बहुत इजी है। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कोई भी वायरस या फिर कोई भी बैक्टीरिया, यहाँ पे बात हो रही है हेपेटाइटिस बी वायरस का। तो हेपेटाइटिस बी वायरस बाहर से आया, आपके शरीर में एंटर किया, आपके शरीर में प्रवेश किया, उसके बाद उसने क्या किया, किस अंग को प्रभावित किया और किस तरह से लक्षण देखने को मिले, जो कि है हेपेटाइटिस बी के, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। स्पेलिंग क्या होती है पैथोफिजियोलॉजी की, PATHO, पैथोफिजियोलॉजी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैथोफिजियोलॉजी। प्रोनाउंस सही से करना है, उच्चारण बिल्कुल सही करना है, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका कोई अंग कटा हुआ है, ठीक है, और संक्रमित व्यक्ति से, यहाँ पे हम ब्लड के इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, संक्रमित व्यक्ति का जो ब्लड है आपके उस कटे हुए अंग में गया और वहाँ से फिर वायरस आपके शरीर में एंटर किया। जैसे ही वायरस आपके शरीर में एंटर करता है, वो पहुँचता है डायरेक्टली आपके, पहले खून को संक्रमित करता है, फिर आपके लीवर तक पहुँचता है खून के माध्यम से, फिर वो आपके लीवर को संक्रमित करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि लीवर में स्कारिंग होने लगती है, मतलब छोटा छोटा पिंपल, जिस तरह दाना निकलता है फेस में, उस तरह का होना स्टार्ट हो जाता है लीवर में। लीवर में दाना निकलने के साथ साथ उसको हम बोलते हैं लीवर स्कारिंग या फिर लीवर सिरोसिस। उसके बाद लीवर फेल भी हो सकता है और लीवर में कैंसर भी आ सकता है अगर गंभीर स्थिति बन गई तब, ठीक है। तो इस तरह क्या होती है, हेपेटाइटिस बी हो जाता है। तो आप इसको अपने लैंग्वेज में लिखे पैथोफिजियोलॉजी को, ठीक है। अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देखते हैं, मतलब साइन और सिम्टम क्या क्या होते हैं, मतलब लक्षण क्या क्या होते हैं हेपेटाइटिस बी के। पहला क्या है, जॉन्डिस। जॉन्डिस हम सभी जानते हैं कि जिसमें हाथ और पैर का जो स्किन का कलर है, फेस का हो गया, पूरे बॉडी का, वो येलो यानी कि पीला होने लगता है। आँख का जो वाइट वाला पार्ट है वो येलो होने लगता है, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। स्पेलिंग क्या होती है, SCLERA, ठीक है। ये वाइट जो पार्ट होती है वो क्या होती है, वो येलो होने लगती है, पीला होने लगता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगता है। उसके बाद है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मतलब पेट में कुछ गड़बड़ी सी महसूस होती है, ठीक है, उसको अच्छा फील नहीं होता, पेट हमेशा भारी भारी सा रहता है।
नोज़िया विद और विदाउट वॉमिटिंग, मतलब उसको उल्टी करने का मन करेगा, और अगर उल्टी करने का मन करेगा तो उल्टी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। डार्क येलो यूरिन, उसका जो मूत्र होगा वो बहुत ज़्यादा येलो होगा, पीला होगा। क्ले कलर्ड स्टूल, मतलब जो वो मल पास करेगा वो मिट्टी के कलर की होगी, ठीक है। लिथार्जी मतलब कमज़ोरी, और फिटिंग मतलब थकावट होगा पेशेंट को। बॉडी एक मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, उसके साथ साथ उसको ज्वाइंट पेन मतलब जोड़ों में भी दर्द रह सकता है। देखिए ये तो बात हो गई कि आपको अचानक से संक्रमण लगा और उस तरह आपके बॉडी में ये सभी लक्षण देखने को मिले, लेकिन आपको ये जो संक्रमण है वो बहुत लंबे समय से है। अब लंबे समय से कैसे हो जाएगा, हम ये समझ लेते हैं कि लंबे समय से अगर किसी बच्चे को लगता है ये संक्रमण, मतलब अगर ये इन्फेक्शन बच्चे को लग जाता है हेपेटाइटिस बी का, तो 90% जो बच्चे होते हैं उनमें ये जो स्थिति होती है वो बहुत लंबे समय तक चलती है, ठीक है। 90% बच्चों को अगर लग गया पहले तो बहुत लंबे टाइम तक ये वायरस उसके शरीर में ही रहेगा। उसके बाद अगर 30% जो कि 1 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं, अगर उनको ये इन्फेक्शन लग गया तो 30% चांसेस है कि वो बहुत लंबे टाइम तक रहे। और अगर 2 से 6% चांसेस है कि अगर किसी अडल्ट को लग गया, मतलब युवा को लग गया, तो उसके बॉडी में बहुत लंबे टाइम तक रहे, ठीक है। तो ये सभी कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी। मतलब क्रॉनिक का मतलब बहुत लंबे समय से, एक्यूट का मतलब एक्यूट मतलब अचानक से आपको इन्फेक्शन लगा और ये सभी लक्षण देखने को मिले। लेकिन लंबे समय तक कैसे होगी, अगर बच्चे हैं, बड़े हैं, जिस तरह भी हैं, तो लंबे समय तक होने के चांसेस कुछ अलग ही होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चों को, तो बच्चों को आप भी बचाए रखिए और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं बच्चों को। अगर आपके बॉडी में ये सभी लक्षण होंगे तो आप क्या करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अब जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कुछ न कुछ टेस्ट तो ज़रूर करेंगे, उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन मेडिकल टर्म में, ठीक है। तो लीवर आपकी कैसी हालत में है, मतलब हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो लीवर को ख़राब करता है, तो लीवर आपका किस कंडीशन में है उसको चेक करने के लिए ये तीनों टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट कौन सा है, एल्बुमिन लेवल। ये एक प्रोटीन होता है जो कि लीवर में पाया जाता है, ठीक है, लीवर इसको बनाती है। तो ये जो प्रोटीन होता है इसको हम चेक करते हैं। अगर इसकी अमाउंट कम है इसका मतलब है कि लीवर ख़राब है और किडनी भी ख़राब है। अगर ज़्यादा है मतलब डिहाइड्रेशन है, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं। दूसरा क्या, लीवर फंक्शन टेस्ट। चलो अब लीवर को तो टेस्ट कर लिया, अब लीवर काम कैसा कर रहा है हेपेटाइटिस बी वायरस होने के बाद, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम उसके कार्य को देखते हैं कि लीवर अपना काम सही से कर रहा है या फिर नहीं, खाने को सही से पचा पा रहा है या फिर नहीं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये भी लीवर बनाता है। ये एक प्रोटीन है जो कि ब्लड को जमने में, जब हमारा हाथ कट जाता है तो क्या होता है, कुछ देर बाद खून निकलना बंद होता है और ब्लड वहाँ पे जम जाता है। तो ब्लड को जमने में ये वाला जो प्रोटीन है ये भी हेल्प करता है। ऐसे तो बहुत सारे प्रोटीन है, लेकिन ये जो प्रोटीन है ये भी हेल्प करता है, जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। टाइम का मतलब होता है कितने टाइम में ये प्रोटीन अपना सही से काम कर रहा है या फिर नहीं, जो इसकी टाइमिंग होती है खून को जमाने में वो सही टाइमिंग है या फिर नहीं इस प्रोटीन की। तो हम इसको चेक करते हैं। इन तीनों को हम चेक करके क्या करते हैं, लीवर के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। अब वायरस आपके बॉडी में है तो हम आदमी को भी चेक करेंगे। लीवर को तो चेक कर लिया, अब उसके पूरे शरीर में क्या क्या परिवर्तन आए हैं हम उसको भी चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, उसके बॉडी में मौजूद, ब्लड में मौजूद एंटीबॉडी टू HBsAg, मतलब हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, जिसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। अब हम इसको क्यों चेक करते हैं, हम इसको इसलिए चेक करते हैं ताकि हम बॉडी में जान पाए कि अगर हेपेटाइटिस बी का वायरस बाहर से आएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में AG लिखते हैं, ठीक है। तो कोई भी वायरस से, अगर वायरस है या फिर कोई भी बैक्टीरिया है बाहर से हमारे बॉडी पे अगर अटैक करने के लिए आता है तो हम उसको बोलते हैं एंटीजन। तो उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी कुछ न कुछ लड़ने के लिए बनाएगा, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। तो अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी इसका मतलब है कि वायरस कभी ना कभी हमारे शरीर में आया है, तभी हमारा शरीर इससे फाइट करने के लिए ये एंटीबॉडी को बनाया है। जाहिर सी बात है कि इसीलिए होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, मतलब हमारे बॉडी में हेपेटाइटिस बी कोर जो एंटीजन है वो भी आएगा जब हेपेटाइटिस बी का वायरस आएगा, तो उसके खिलाफ भी हमारा बॉडी फाइट करने के लिए कुछ ना कुछ बनाएगा, तो हम उसको बोलते हैं एंटी HBC। अगर ये भी बॉडी में मौजूद रहे इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में हेपेटाइटिस बी का वायरस आया हुआ है, तभी ये सभी चीज़ें हमारे ब्लड में बन रही है, ठीक है। अब ये जब मौजूद होता है इसका मतलब होता है या तो आपको अभी तुरंत इन्फेक्शन है या फिर आपको इन्फेक्शन पहले से है, ठीक
ठीक है। तो ये वाला जो है अगर HBsC आ रहा हो इसका मतलब होता है कि इन्फेक्शन आपको कभी ना कभी थी या फिर आपने वैक्सीन लगवाई है। और ये जो इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, इसका मतलब है कि आपको अभी हाल फिलहाल में इन्फेक्शन हुआ है या फिर इन्फेक्शन आपको पहले से था तभी आपके ब्लड में ये मौजूद है। उसके बाद हम देखते हैं वही बात हो गई कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ये इसका मतलब होता है कि अभी भी आपके बॉडी में इन्फेक्शन है तभी ये अभी तक मौजूद है, ठीक है। इसके बाद हेपेटाइटिस ई सरफेस एंटीजन, ये कब मौजूद होगी? ये तभी मौजूद होगी हमारे ब्लड में, हमारा जो बॉडी है वो ये तभी बनाएगा जब या तो अभी आपको इन्फेक्शन है या फिर अभी आपको इन्फेक्शन होने के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ सेक्स कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में सेक्स के थ्रू बहुत ज़्यादा ये फैलता है। अगर हेपेटाइटिस ई का अगर ये वाला सरफेस एंटीजन अगर बनता है बॉडी में तो क्या होता है, तो ये जो वायरस है ये आपकी बॉडी में अभी भी मौजूद है। और अगर आप नीडल्स शेयर करते हैं, सुई अगर शेयर करते हैं या फिर आप सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं किसी से भी, तो ये बहुत जल्दी आप दूसरे को भी फैलाएंगे, दूसरे को भी आप संक्रमित करेंगे। डॉक्टर ने आपका टेस्ट कर लिया, अब आपको क्या करेंगे वो, अब आपका वो इलाज करेंगे। तो हम समझ लेते हैं कि हेपेटाइटिस बी का जो इलाज होता है वो पहले आपको इलाज नहीं करेंगे, पहले आपको बोलेंगे कि आप अच्छे से रेस्ट कीजिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, सलाद यूज़ कीजिए अपने खाने में, उसके बाद आप साफ़ सुथरा से रहिए। उसके बाद आपको वो कुछ टाइम तक देखेंगे ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। ये चीज़ करने के लिए वो आपको ये सभी सलाह देते हैं, ठीक है। अगर आपको लंबे समय से हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस बी का वायरस अगर लंबे टाइम से, तो आपको कोई भी दवाई लेने से पहले, जैसे कि दुकान पे आप जाते हैं सर दर्द की दवा लेते हैं, कोई कफ सिरप लेते हैं, वो भी लेने से पहले आपको डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, उनको दिखा करके ही आपको लेनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि और क्या हो सकता है। अगर आपका वायरस तब भी ख़त्म नहीं होता है बॉडी से, तो डॉक्टर आपको क्या करेंगे, इंटरफेरोन अल्फ़ा देंगे। इससे क्या होता है, इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और ये आपको हफ्ते में 3 बार या फिर आपको डेली इसके इंजेक्शंस पड़ सकते हैं इंटरफेरोन अल्फ़ा के, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे 4 से 6 महीने तक। कभी कभी कोई पेशेंट को 2 साल तक भी इसका इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है और उस वायरस के खिलाफ लड़ पाता है, ठीक है। इसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तो आपको लैमिव्युडाइन और एडिफोवर्ड देते हैं। इससे क्या होता है, ये डायरेक्ट वायरस को रोकती है, वायरस की जो संख्या बढ़ रही है बॉडी में उसको बढ़ने से रोकती है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये वाली जो मेडिसिन है ये वाली किसी किसी पेशेंट को सूट कर जाती है और किसी किसी पेशेंट में तब भी ये वायरस ख़त्म नहीं होता है, तो वो लाइफ टाइम ये मेडिसिन को लेते रहते हैं, ठीक है। लीवर इम्प्लांट, अब लीवर दूसरा लगाना पड़ता है बॉडी में। वो क्यों होता है, क्योंकि अगर लीवर फेल हो गया हो, लीवर में कैंसर होने की संभावना बन रही हो इस वायरस के कारण, तो क्या होगा, तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप लीवर को इम्प्लांट करवा लीजिए, मतलब अलग लीवर आप ले लीजिए। क्यों, क्योंकि आपका जो लीवर है वो ख़राब हो गया। लेकिन ये बहुत रेयर केस होता है, बहुत कम केसेस में ऐसे दिख जाते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हेपेटाइटिस बी का वायरस मुझे लग गया है और आपको ये फील होता है कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे हम बच सकते हैं, तो हाँ, ऐसी एक वैक्सीन आती है। कौन सी, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन या फिर हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन की वैक्सीन। अगर आपको लगता है कि आप हेपेटाइटिस बी के वायरस के संपर्क में आए हैं तो आप 24 घंटे के अंदर ये वैक्सीन को ले लेंगे, तो आपकी बॉडी में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी, आपका बॉडी उस वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर बच्चों में ये प्रॉब्लम है तो क्या होगी, बच्चों में 12 घंटे से पहले ही आपको ये बच्चों को वैक्सीन दिलवानी होगी। अगर बच्चा जन्म लेता है और डॉक्टर को ये शक होता है कि अगर उसकी माँ को है तो हो सकता है कि इसको भी हो जाए, तो 12 घंटे के अंदर में वैक्सीन ये वाली दे देते हैं बच्चों को। इसके अलावा आपको शराब नहीं पीनी है, आपको कोई ड्रग नहीं लेना है, मतलब दवाई नहीं लेनी है। आपको साफ़ सुथरे बर्तन में खाना खाना है। जो संक्रमित व्यक्ति है उसका ब्रश, टूथब्रश जिससे वो दांत साफ करते हैं, यूज़ नहीं करना है। रेज़र जो कि बाल हटाने के लिए यूज़ किया जाता है वो भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है, उसको अगर कट लग गया रेज़र से तो आपको भी कट लगेगा। तो क्या होगा कि अगर उस रेज़र पे वायरस है तो क्या होगा, आपकी बॉडी में भी वो वायरस आ सकती है। तो ये सभी चीज़ों का ख्याल रखना है। साफ़ सुथरा बर्तन में खाना है, शेयर नहीं करना है खाना एक दूसरे से। तो क्या होगा कि लाड़ भी आपस में शेयर नहीं होगा, ठीक है। आपके मुंह की जो सलाइवा होगी वो भी शेयर नहीं होगी। तो इस तरह से आप बच सकते हैं। तो आप अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।